अपन आ गए आज पेज नंबर 406। बात चल रही है कि एग्जिस्टेंस को, जीवन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हो और उसका क्या अंतर आ जाता है। तो जब आप सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो, मानसिक दृष्टिकोण से देखते हो या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब ये हो गया कि आत्मा सर्वोपरि है और जितने भी भाग हैं आत्मार्थम। मूल बात यही है कि आत्मार्थम, उनका अपने आप में और कोई दूसरा मतलब है नहीं। यदि ये चीज़ हम दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार भी ये रिमाइंड कर सकें अपने आप को बार-बार, क्योंकि भौतिक प्रकृति है, वो ऊपर आ जाती है। दूसरी प्रकृतियाँ हैं, ये ऊपर आ जाती हैं। तो ये समय-समय पे किसी भी तरीके से या किसी कार्य को करने से पहले, उसके समापन के बाद, ये अगर हम रिमाइंड कर सकें कि भई ये आत्मार्थ हम, सुबह उठते ही संकल्प लें, शाम को तो सोते समय कि भई ये ठीक है, जिस तरीके की प्रकृति मिली है, पर ये बार-बार रिमाइंड किसी भी तरीके से अपने आप को किया जाए कि ये जीवन जो है आत्मार्थम, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, न इसके अंदर कोई परिवार है, न कोई और दूसरी चीज़ है। अगर है, तो भी आत्मार्थम। पर ये इस चीज़ को लाइसेंस नहीं मिल जाता इससे कि मेरी जो भी कामनाएँ हैं, चलो मैं ये मेरी जीभ लपलपा रही है किसी चीज़ पे, वो खा लेता हूँ और अब कह देता हूँ आत्मार्थम। हालाँकि ख़ैर अगर वो चीज़ ध्यान में रखोगे, तो भी फ़र्क पड़ जाएगा। आप अगर ये विचार रखते हो, तो कई चीज़ों को ये ऑटोमैटिकली ही कंट्रोल कर लेगा। उनमें रस आने ही नहीं देगा। देर-सवेर उनको आपके अनुसार चलना ही पड़ेगा। आप तो बार-बार, बार-बार ये कि सर्वोपरि है माँ, उसके निहित है सारी चीज़। मेरा शरीर उसका है। वो कहेगी तो परिवार में मैं रह सकता हूँ और वो भी इसलिए क्योंकि माँ चाहती है उसके कार्य के लिए। पर उसमें फिर आपकी वो आसक्ति ही नहीं है। आपके वो रिस्पॉन्सेज़ नहीं है फिर बाद में। वो तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप अपने खुद के पैसे गिन रहे हो, आप ये या फिर बैंक में कैशियर हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को 5 करोड़ रुपए भी मिल रहा है, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है? या 50 करोड़ मिल रहा है। आपके खुद के जो हैं वो देते हो उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। फिर आप कोई भी उनसे डीलिंग करेंगे, आपको विशेष एक स्तर के ऊपर, हो सकता है बाहरी स्तर के ऊपर फ़र्क पड़ रहा हो, भीतर से नहीं। तो जैसे ही ये शब्द आता है आत्मार्थम, क्यों कर रहा हूँ मैं ये? यही बात हमारे सभी लक्ष्यों और क्रियाकलापों के साथ भी है। आध्यात्मिकता उन सभी को लेती है और उन्हें एक महत्तर, दिव्यतर और अधिक अंतरंग अर्थ प्रदान कर देती है। इसके साथ व्यवहार करने के पाश्चात्य तरीके में दर्शन, अस्तित्व के उन प्रथम सत्यों की तर्क बुद्धि के प्रकाश में एक निष्पक्ष जांच परख है, जिन्हें हम प्राप्त करेंगे या तो उन तथ्यों का अवलोकन करके जो विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है, या फिर तर्क बुद्धि की अवधारणाओं के वाद प्रतिवाद की सतर्क समीक्षा करके, या फिर दोनों पद्धतियों के मिश्रण के द्वारा। भाई अगर आध्यात्मिकता उन सभी को लेती है, जितने भी लक्ष्य हैं उन्हें एक महत्तर, दिव्यतर और अधिक अंतरंग अर्थ प्रदान कर देती है। सारे आप वो काम कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, पर अगर माँ के लिए कर रहे हो, वो टीचिंग टीचिंग कहाँ रही? साधना बन गई। उसके लिए आप खेती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो काम तो दिव्य बन जाता है। आपकी प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है और उसका जो है, अंदर भीतर से आके एक्सप्रेशन बन जाता है। और यूँ वो आप काम प्रोफ़ेशनली करते रहो। आप भगवान का डेकोरेशन कर रहे हो और आप एक प्रोफ़ेशनल डेकोरेटर हो। आप भीतर प्रेम से भगवान की पूजा कर रहे हो या प्रोफ़ेशनली एक पुजारी हो। अब इसमें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। भगवान के लिए भजन गा रहे हो, यूँ आप एक प्रोफ़ेशनल सिंगर हो। कोई भी काम, ये तो एकदम चेंज हो जाएगा, साधना बन जाएगी। भौतिक रूप से काम वही कर रहे हो, भोजन पका रहे हो,
माँ का नाम लेके पकारे, उनके लिए पका रहे हो, तो ये आपके प्रसाद बन जाएगा। उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। वहाँ मिर्तोला के अंदर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए, भोग के लिए एक रसोइया रख रखा था। इसी कारण से वो चला गया। तो कृष्ण प्रेम ने भोजन पकाया। पहले कभी ऐसा सच पकाया हुआ था नहीं। पर आपका जिससे प्रेम होता है, आप उसके लिए सारी चीज़ें कैसे क्या तुरंत सीख गए। एक दिन में सीख जाओगे आप। यूँ कहोगे इसको कैसे सीखें? जिससे प्रेम है उसके लिए आप सब सीख सकते हो। तो उन्होंने जब बनाया, सबने खाया, वो रसोइये को आना भी चाहा तो उसको दोबारा घुसने ही नहीं दिया कि नहीं हम तो नहीं खाएँगे तेरे हाथ का। तो ऐसी क्या बात थी भई? जबकि हाथ के अंदर वो बड़ा निपुण हो सकता है, साफ-सुथरा हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। वही इंग्रीडिएंट्स काम में ले रहा है, वही किचन काम में ले रहा है, वही मेन्यू बना रहा होगा। क्योंकि आप अगर एकदम प्योरली वो वैष्णव तरीके से कि भई ये चीज़ें इतनी, 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 वो तो फिक्स होती है मंदिर के अंदर। फिर भी टेस्ट में अंतर क्यों? तो इसलिए सारी चीज़ को एक दिव्यतर, महत्तर, अधिक अंतरंग अर्थ प्रदान कर देगा ये। इसके साथ व्यवहार करने के पाश्चात्य तरीके में दर्शन दर्शन क्या करेगा? पाश्चात्य तरीके से अगर इसके साथ डील करोगे, अब एक-एक चीज़ को ये पकड़ रहे हैं। पश्चिम दर्शन का क्या बना देगा, भारत दर्शन का क्या बना देगा। भारत में तो प्रत्यक्ष दर्शन है, सामने ये नज़र आ रहा है। इसलिए जो वाद-विवाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनक की सभा में एक तरफ याज्ञवल्क्य है, दूसरी तरफ ब्रह्मवादी हैं। ये आपस में चर्चा-परिचर्चा ये नहीं कि तर्क से शुरू करते हैं, बौद्धिक तर्क से ना। आपने क्या जाना की बात नहीं, आप क्या हो? आपने क्या अनुभव किया? यही तो मेन बात है। यहाँ हम कह रहे हैं, हाँ, हम जानते हैं आध्यात्मिकता, तो फिर जीवन तो वो का वो, जाने कहाँ? अगर वो ही जीवन आप जी रहे हो और आप कह रहे हो, नहीं मैं तो जाना हूँ, वो कैसे हो सकता है? असंभव है ये। वो भ्रमित है वो व्यक्ति। माताजी अरविंद जी की शिक्षा की बात करता है और उसी परिवार के दायरे में उसी सारी चीज़ों की माँ कहे तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। पर माँ यदि आपको क्लियर कट कह रही है, तो फिर उन्हीं चीज़ों के वही भोगों के चिपटे हुए आप, तो दिया क्या फिर? अभी तो भ्रमित हैं, अभी तो ये भ्रम की स्थिति है। तो दर्शन पाश्चात्य तरीके में क्या करता है? जीवन के उन प्रथम सत्यों की तर्क बुद्धि के प्रकाश में एक निष्पक्ष जांच परख है। प्रथम सत्य जो जीवन के हैं, उनकी जांच परख तर्क बुद्धि के प्रकाश में करने का प्रयास करता है। दर्शन पश्चिम के तरीके से दर्शन क्या करता है? खाली तर्क बुद्धि के प्रकाश में जिन्हें हम प्राप्त करेंगे या तो उन तथ्यों का अवलोकन करके जो विज्ञान हमें प्राप्त प्रस्तुत करता है। अब ये प्रोवाइड कौन करेगा डेटा? उनके दर्शन को, क्योंकि हायर इंट्यूशन है नहीं, इसलिए अब कहाँ से डेटा लेंगे जीवन का? तो प्राप्त करेंगे या तो उन तथ्यों का अवलोकन करके जो विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है। मतलब बाहरी तरीके से अटके रहेंगे, उसका विश्लेषण करके भी कहाँ जा सकते हैं। आप कीचड़ का विश्लेषण करके कमल के रहस्य को नहीं बता सकते। कमल का रहस्य तो उसका जो हेवनली आर्केटाइप है, जो ऊपर अतिचेतन में जो चीज़ें हैं, वो बताएँगी। किसी भवन की सारी चीज़ जिसके दिमाग में ये प्लानिंग है, वो बताएगा या कोई मज़दूर जो वहाँ काम कर रहा है, वो बताएगा? इनफैक्ट कोई मज़दूर को तो कोई सेंस अगर बता भी दे, जगदम्बा यहाँ जगतों में क्या काम कर रही है, क्या सेंस आ सकता है इसका? क्या बता देगा विज्ञान हमको? भई पहली बात तो विज्ञान की समस्या क्या है? उसके अंदर वो सर्टेन चीज़ें उसको आपके पास अनंत चीज़ें हैं, पर वो कह रहा है मेरे परीक्षण के दायरे में एक बार में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ही कर सकता है वो तो, सारी को एक साथ नहीं ले सकता। तो पहली बात तो जो उसका तरीका है शुरुआत करना भी,
और उसके अंदर कंट्रोल्ड के अंदर भी वो ये कहेगा कि जिनके ऊपर मेरा अधिकार है, मात्रात्मक अधिकार है, उसका गुणात्मक अधिकार है नहीं। गुण के ऊपर इसका अधिकार नहीं है, कितना प्रेम करते हो इसका कोई माप थोड़ी है, कितना ज्ञान है इसका क्या माप है? हाँ, उसके लक्षणों को मापने की आप कोशिश करते हो, इतना ज्ञान है, तो इसको ब्रेन को थोड़ा-सा हम एनालाइज़ करते हैं, ब्रेन की साइज़ है उसमें, पर ये मात्रा के ऊपर उतार लाएगा। उनको भी इतनी मात्राएँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उस डेटा के अंदर भी मैं कितने का विश्लेषण करूँ, उसको सीमित करेगा। अब उस डेटा के अंदर से भी मान लो आपके पास 1000 चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप एनालाइज़ कर रहे हो या जितनी भी चीज़ें हैं आप उनके आधार के ऊपर आप कोई उनको एनालाइज़ करके निष्कर्ष निकाल रहे हो। पर वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, वो तो चेंज हो रहे हैं भई, वो तो कभी भी एक से नहीं रह रहे। आपने डेटा इकट्ठा किया हेल्थ का सपोज़, इसमें से आपने एक बीमारी कोई, जुकाम, इसके लिए आपने बहुत से फैक्टर्स लिए, 1000 लोगों का आपने एक सैंपल उठाया। पर आप ये नहीं देख रहे, आपने वो तो देख लिया जुकाम, किन कारणों से, अगर वो कारण भी देखते हो, पर इसमें साइकोलॉजी क्या रोल अदा करती है, इसका कैसे सेंस आप कर लोगे? प्लैनेटरी पोज़ीशंस इसके अंदर जुकाम का कारण क्या बन सकती है, नहीं बन सकती? अब फिज़िकल कारण तो इसकी हेरेडिटी ये आप भई विज्ञान जितना कोशिश करेगा ये नहीं, जो कोशिश कर सकता है पर जो उसकी आती ही नहीं परख के अंदर, जो नाप में नहीं आता उसको तो छोड़ना पड़ेगा उसको। और एक्चुअल में अगर व्यक्ति है, तो वो वैसा है जो नाप में नहीं आ सकता, क्योंकि आप गुणात्मक हो, मात्रात्मक नहीं हो। तो विज्ञान की यहाँ आके लिमिटेड फ़ील्ड है उसका, बहुत लिमिटेड फ़ील्ड है। हाँ, यूँ तो आप कह दोगे कि विज्ञान क्या बताएगा, अभी जाएँगे, 12:30 बजे भोजन बना लेंगे। ये सब्ज़ी कट रही थी, तो ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी। अरे! पर इससे हुआ क्या पर? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? लोगों को ये इतना मेस्मराइज़ किए हुए है क्योंकि बौद्धिक नहीं है। वो ये नहीं कह रहे इससे हो क्या गया पर? आपकी सड़कें बहुत अच्छी बना दी, उस पे बुलेट ट्रेन चला दी। उससे जीवन की क्वालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? अगर क्वालिटी मतलब आप तेज़ी से जाना ही, निरे पशु हो, तो एक अलग बात है। बाकी संगीत से मिलने वाला आनंद है, उसमें ये क्या कर लेगा? हाँ, आपको साज़ अच्छे दे देगा, बैठने की चेयर अच्छी दे देगा, जो आपके स्पीकर या माइक सिस्टम है, वो अच्छा प्रोवाइड कर देगा। बाहरी चीज़ें तो कर सकता है, कंटेंटमेंट कहाँ से ले आएगा? हाँ, अगर कोई निरा पशु है और उसको खाली इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है, जो कि लगभग सारी मनुष्य जाति है ही, इसलिए विज्ञान के सामने नतमस्तक है। भई निरा पशु है, वो गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक ज़्यादा है, तो इसलिए नमस्कार है, इसमें क्या बात है? पर इसकी ये लिमिटेशन है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इसको। आपको को जितनी ये पूरा विश्व है, इसको सारे को, तो कभी इतना सारा तो कैसे? डेटा सैंपल मैं उठाऊँगा, कितना भी विशाल हो, तो भी लिमिट तो करना पड़ेगा। चाहे मैंने 1 करोड़ सैंपल उठा लिए या 10 करोड़ कितने भी उठा लिए, पर गिनती तो रोकनी पड़ेगी कहीं तो। और जितना बड़ा डेटा सैंपल आपका होगा, सैंपल उठाओगे, उसमें जितने भी भाग हैं, वो कितनी चीज़ें उसके अंदर आएँगी, आप ये सोचिए। जैसा कि मैंने उदाहरण दे ही दिया। आप एक एक रोग को भी पकड़ के चलोगे, तो भी उसके बाहरी कारण तो आप ये देख लोगे भी उस समय सर्दी हो रही थी, ये हो रही थी, पर आप अगर बारीकी से देखेंगे, 2 मरीज के भी कारण बहुत अलग होते हैं। और यही अगर थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली अवेक हो, तो उसके फिर बाद में जितने भी कारण हैं प्योरली फिज़िकल होते ही नहीं। इनफैक्ट सारों किसी के भी प्योरली फिज़िकल बहुत कम होते हैं। फिर बाद में तो वो साइको स्पिरिचुअल हो सकते हैं या उनमें कौन-कौन से का भाग इसके अंदर है, कैसे पता करो आप? या फिर होस्टाइल इंटरवेंशन के कारण आपके बार-बार ये चीज़ हो रही है। अब विज्ञान तो नहीं नाप सकता इसको। तो आपकी एक जुकाम के ऊपर भी एक हाँ, सर्विसेबल है, ये गोली ले लो काम कर जाएगी, सारों के नहीं करती। बस ये है, बस स्टैटिस्टिकल डेटा टाइप का है। इतनों के काम कर जाएगी, जिनके कर जाती है उसको सफलता के बता के वो खूब छापता है, अपनी खूब बड़ाई करता है और धीरे-धीरे ये कोशिश करता है कि वो सफलता के मानक और बढ़ जाएँ।
और होते तो है नहीं। तो पहली चीज तो ये तथ्यों का अवलोकन करके, वो तथ्य जो विज्ञान हमें प्रस्तुत करता है, या फिर तर्क बुद्धि की अवधारणाओं के वाद प्रतिवाद। अब विज्ञान की हमने जो अभी बात करी, अब ये देखो आप, एक एक सर्टेन पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है। भाई विज्ञान की ये लिमिटेशन है, इसके अंदर आप भावनाओं का प्रवेश नहीं करवा सकते इसके अंदर, कि मैं इस परीक्षण में कह यार भावना क्या इसमें कैसे करेंगे। आप अपने माइक्रोस्कोप में भावनाओं को तो नहीं देख सकते। उसको अगर जोड़ देते हो तो फील्ड और आपका अरे ये तो पिटारा खुल गया। तो आप सारी चीजें यदि समाहित नहीं कर सकते परीक्षण के अंदर, तो उसके जो परिणाम आएंगे वो तो यूनिवर्सल तो नहीं हो सकते। एक लिमिटेड ही उसकी प्रयोज्यता हो सकती है। जितनी बार जितनी देर आपके लिए सर्विसेबल है उतनी देर काम में ले लो, बस ठीक है, हो गया। कंज्यूमेबल है, इसने आपको कोई पद्धति दी, कंज्यूमेबल है। एक को इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, दूसरा आता है नोबेल पुरस्कार उसको मिलता है जो पहले वाले को रिफ्यूट करता है, कोई नई चीज लेके आता है, और ये थोड़े थोड़े दिन के ऊपर चेंज हो जाती है। तो ये कह रहा है ये अल्टीमेट मैंने सारा सत्य बता दिया, तो फिर दूसरा आके उसका खंडन कैसे करता है? तो वो अल्टीमेट नहीं रहा। और ये कितना सीरियसली उसको फॉलो करते हैं, ये नहीं देख पा रहे कि एक जना दूसरे का खंडन करके उसको पुरस्कार मिल रहा है। इतनी विचित्र बात है। एक जना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आता है, दूसरा कहता है नहीं इसमें ये वाली बात है, तीसरा कहता है इसके अंदर ये वाली बात है। और फिर भी हम कह रहे हैं नहीं विज्ञान की तो बड़ी निष्पक्ष है। अरे तो कहाँ से हुई? या फिर तर्क बुद्धि की अवधारणाओं के, तर्क बुद्धि के आपके अपने कंसेप्शंस हैं कि वाद प्रतिवाद की सतर्क समीक्षा करके आपने पक्ष और विपक्ष, वाद प्रतिवाद दोनों, भगवान जो है अनंत है, दूसरा कहता नहीं भगवान जो है वो सीमित है। अब इन दोनों वाद प्रतिवाद की सतर्क समीक्षा आप करते हो, या फिर दोनों पद्धतियों के मिश्रण के द्वारा। फिर आप कहते हो चलो इसका एक मिश्रण करते हैं, फिर इसका मतलब, तो आप कहते हो फिर बाद में एक वाद आपने प्रस्तुत किया कि मैन इज मोर्टल, मनुष्य है वो मृत्युशील है। दूसरा कहता है नो, मैन इज इमोर्टल। तो तीसरा इसके अंदर ये कहेगा कि भैया आप दोनों की बातें वैसे तो ठीक है, उसका बाहरी तत्व है वो तो मोर्टल है, और उसका आंतरिक तत्व है वो इमोर्टल है। मिश्रण कर दिया। अब इससे आगे आप जाके विज्ञान भी ये कहेगा नहीं नहीं, भौतिक जड़ तत्व भी आपका जो है वो मरता नहीं है, खाली स्टेट ऑफ उसकी वो चेंज होती है बस, मरती तो कोई चीज है ही नहीं। अब इसके कोई अंत है नहीं, देखो इन बातों का सूक्ष्म करते रहो, अपनी बुद्धि को तैयार करने के लिए तो ठीक है, पर अल्टीमेटली दो जने इसका निष्कर्ष वो निकालेंगे जो भीतर से उनकी इंट्यूशन है। सीधी बात तो ये है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि बिंदु से अस्तित्व का सत्य अंतर्भास, मतलब इंट्यूशन, और आंतरिक अनुभव के द्वारा। और अब ये कैसी चीजें हैं, अब हर जना कहता मेरी गट फीलिंग, मैं वहां गया मेरे को अंदर से ये आया, मेरे को भीतर से भय आया और बाद में पता चला बिल्कुल ठीक था। इसका इंट्यूशन से क्या लेना देना है? हर जना ये कहता है मेरे को ये फीलिंग आई, मेरे को ये वाली बात। इंट्यूशन इन ये रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन तो हमारे अंदर कितनी कितनी, अरे परमात्मा स्वयं हो आप, रिफ्लेक्शन तो सारी चीजों का हो सकता है। पर आप जिसको जो मान बैठ रहे हो वो नहीं, उसके लिए तो बहुत अलग तैयारी, प्योरिटी, बैकग्राउंड और आंतरिक अनुभव के द्वारा, न कि केवल तर्क बुद्धि और वैज्ञानिक निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपके एग्जिस्टेंस का सत्य आपको कौन बताएगा भाई? इसलिए हमारे आज तक भारतीय संस्कृति की जितनी चीजें, आयुर्वेद आज उतना ही प्रमाणिक है, वैसा का वैसा खरा उतर रहा है। इनकी पद्धतियां अब तो इतनी तेजी से बदल रही हैं, इतनी तेजी से इनकी बदल रही हैं। आपने अगर देखा हो तो कुछ समय पहले एक डॉक्टर आपको जितना सीरियसली एक चीज परहेज के लिए बताता था, एक चीज लेने के लिए बताता था, आज रिवर्स हो गई। माँ ने कहा कि मेरे देखते देखते 3 बार तो बदल चुकी है ये। तो इसके लिए थंब रूल यही है कि जिस समय जो प्रचलन के अंदर हो, आपके भौतिक को
विश्वास दिलाने के लिए एक बार ले लो, भीतर से ये जानते हुए कि ये कोई एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। अगर ये नहीं है, तो अब आप ये सोचिए इसका मतलब क्या निकलता है? आप इतना सीरियसली जगत को लेते हो। अरे! ये दूध नहीं पिएँगे तो ये क्या होगा या पिएँगे तो क्या होगा? भोजन नहीं करेंगे तो हो ये हो जाएगा या करेंगे तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समय-समय पे बदलती रहती हैं। दूध है वो कंप्लीट फूड है और अब जो है डॉक्टर जाके आपको ये कहता है दूध और ये गेहूँ, ये 2 तो तुरंत बंद कर दो। एक अनाज तो खाओ मत, ये वो मतलब आप ये सोचिए और जो आपको कहना होता है उसके लिए तर्क बुद्धि दलील भी दे देती है, पूरी पुस्तक लिख देगी और जो डेटा आपको इकट्ठा करना है, वो डेटा भी आप इकट्ठा कर लोगे। हर पुस्तक के अंदर वो अपना-अपना डेटा इकट्ठा करके मेरी केस स्टडी ये है, उतना देना ज़रूरी है और दूसरे भी उसको देख के ये कहते हैं, हाँ यार, इसने तो सैंपल उठाया है, डेटा इकट्ठा किया है, तो उससे क्या हो गया? उस आपको जो दलील देनी है या तर्क देना है, उसके लिए आपको सारे प्रमाण भी मिल जाएँगे या उसको काटने के प्रमाण भी मिल जाएँगे। नहीं, ये गलत है, तो आप उसके लिए भी ढूँढ सकते हो। तो बुद्धि तो ऐसी है, एक मुखौटा है और आप उसको तर्क बुद्धि का नाम दे देते हो। अल्टीमेटली भीतर से आपको जो इंक्लिनेशन है, जैसा आपका रुख है, वैसी चीज़ें आप कहते हो। दर्शन का कार्य है ज्ञान के विभिन्न माध्यमों द्वारा। ये एक-एक चीज़ श्री अरविंद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या होगा और सामान्य दृष्टिकोण इसको। तो सबसे पहले तो जगत के बारे में सोचना, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सामान्य दृष्टिकोण से तो आप कैसे देखोगे? वो तो आपको जो-जो डेटा आपकी सेंसरी परसेप्शंस प्रोवाइड करेगा, विज्ञान उसका विश्लेषण करेगा, उसके ऊपर आधार के ऊपर आप दर्शन बना लोगे, तो यार ये दर्शन तो आपका कैसे काम करेगा? कोई निचले स्तर के ऊपर काम कर जाएगा। दर्शन का कार्य है ज्ञान के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रदान की गई सूचना सामग्री को किसी को भी न छोड़ते हुए व्यवस्थित करना और उन्हें एकमेव सत्य, एकमेव परमोच्च और सार्वभौमिक यथार्थता के साथ उनके समन्वयात्मक संबंध में रख देना। अब आप ये देखते हो कि मैं जब माँ के पास गया तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गई, उसके बाद आपको इससे भी मतलब नहीं है। एक व्यक्ति हिंदुस्तान आया, वो कह रहा है मेरी माँ की निशानी मेरे पास थी, मेरे कमर के अंदर घड़ी बंध रही थी और जैसे ही मैं बंदरगाह के ऊपर नाव से मैं उतर रहा था, झटके से वो नीचे गिर गई। तो बड़ी मेरे को रिलीफ़ महसूस हुई। ये हिंदुस्तान का प्रभाव है कि यहाँ कोई भी आसक्तियाँ हिंदुस्तान की भूमि छोड़ती नहीं, वो उसको काट देती है। उसने ये महसूस किया और बड़ा आनंदित हो गया। दूसरा व्यक्ति उसको किस तरीके से ले सकता है? तो ये जगत के अंदर आपको ऑब्जेक्टिवली क्या रही वो घटना को, वो तो हो गया आनंदित, उसको वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा द ये है हिंदुस्तान, छीन लेता है चीज़ें, आपको दरिद्र बना देती है ये भूमि। आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी चेरिश जो चीज़ें हैं, ये लो साहब, ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ तो दरिद्र बना देते हैं। वो एक ही घटना का वर्णन कर दिया आपने। कोई दूसरी मानसिकता के अंदर व्यक्ति होता, वो इसका वर्णन किस तरीके से करता? टेंशन में आ जाता कि यहाँ इसलिए बताओ कहाँ आ गए? अंततः इसका सच्चा मूल्य है आध्यात्मिक अनुभूति और मनुष्य के अपनी दिव्य सत्ता और दिव्य प्रकृति में विकसित होने के लिए एक आधार तैयार करना। विज्ञान स्वयं भी जगत का एक ज्ञान बन जाता है, जो विश्व की आत्मा और वस्तुओं में उसके तरीके पर एक अतिरिक्त प्रकाश डालता है। जब आप आध्यात्मिक प्रकाश में होते हो, तो विज्ञान आपको जो सूचनाएं देता है, वो कहीं खंडन नहीं करती। जो श्री अरविंद ने कहा है, विज्ञान उसका एज़ सच कोई खंडन नहीं कर रहा। वो तो खाली अतिरिक्त प्रकाश और दे रहा है आपको। हाँ भैया, ये डिटेल भी है। जैसे आप इस दृष्टिकोण से देखते हो तो सारे जगत की डिटेल आपको यही लगती है, हाँ, श्री अरविंद ने जो पिक्चर दी है, उसी के अलग-अलग रंग हैं ये। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। अगर आप उस चेतना में होते हो,
तो आप कहते बिल्कुल ठीक चल रहा है। विज्ञान ये कह रहा है हाँ, ये समझ नहीं रहा पर ये वही वैसे ही है जैसे आपने मूल कोई एक पिक्चर देखी है या स्थान देखा है। बच्चा उसका कोई कैरिकेचर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर देखते ही आप तुरंत समझ जाते हो अगर वो टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें भी खींचता है, तो भी आप ये करें हाँ, वो बनाने की कोशिश है। दूसरा व्यक्ति नहीं समझता कि ये क्या बना रहा है। आप ये कहते देख, देख ये ऐसे बना रहा है। आप समझ गए उसकी गलतियों को भी, क्योंकि आपको मूल का पता है। तो आप तुरंत समझ जाते हो, हाँ यार, ये अरे ये बनाने की कोशिश कर रहा था। अब आप उस बच्चे को कह दोगे बेटा तेरे ये यहाँ थोड़ा-सा ये कर ले, थोड़ा-सा ये कर ले, थोड़ा-सा ये कर ले। विभेद नहीं रहा। तो आपको एक उच्चतर प्रकाश होता है, तो इन सारों को आप यथास्थान रख देते हो खूब प्रेम से। नहीं वह अपने आप को भौतिक ज्ञान और उसके व्यावहारिक परिणामों तक सीमित रखेगा। भौतिक ज्ञान तक नहीं, भौतिक क्या होता है? भई वहाँ आश्रम के अंदर हेल्थ की जब समस्याएँ थी, तो क्या तो व्यक्ति ने माँ को पुकार लिया, ठीक हो गए। मतलब ये तो श्री अरविंद के और माँ के लेटर्स हैं। या फिर ये है कि चिट्ठी लिखी उनको, लिखते-लिखते ठीक हो गए। और कम फेथ है तो लिख के और उसको उसमें बॉक्स में डाल दिया, तो ठीक हो गए। और बिल्कुल कम फेथ है तो जब माँ ने पढ़ी, तब तो ठीक हो ही जाना है। फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कोई न कोई हॉस्टाइल इंटरवेंशन है। आपकी ओपनिंग वो ही बंद कर सकता है, तो आपके लिए और गंभीर खतरा है। माँ कह रही है ऐसे केसेज़ के को मैंने ठीक किया, उनके जो हॉस्टिलिटी जो थी या जो इंटरवेंशंस थे, वो मैंने हटाया। हटाने के बाद पाती हूँ कि कुछ समय बाद के अंदर उनको ये लगा, अरे! ये तो मेरे को विशेष बनाए हुए थी ये चीज़। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या जो भी है आपको कितनी-कितनी चीज़ें, वो जाने के बाद वो फिर बुला लेता उसको। क्या मैंने 2, 3, 4 बार इसकी कोशिश करी, फिर बाद में कहा, भैया तू मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। तू रोज़-रोज़ कचरा अगर बुलाता रहेगा, मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है ये। अब आप इसको भौतिक ज्ञान मतलब कैसे कहो? क्या हेल्थ हुई है ये देखो आप। हीलिंग के अंदर भी वो डिस्टेंट हीलिंग भी दे रहे हैं। व्यक्ति है ही नहीं एक शहर में, इनफैक्ट एक देश में भी हो कोई ज़रूरी नहीं। अलग-अलग जगह है, फिर भी काम कर रहे हैं। विज्ञान डेटा कलेक्ट करेगा, फिर बाद में कहता है पता नहीं है। वो फिर बाद में कहेगा मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, थोड़ा समय दीजिए और फिर बाद में उसको भी वो भौतिक तरीके से प्रदान करने की कि आप जब इसके बारे में सोचते हो, तो आपके ये केमिकल ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यार ये यहाँ से वहाँ तक नहीं, ये पार्टिकल्स ऐसे ट्रैवल करते हैं, ये इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो माँ ने ये कहा कि जब रोग है, रोगाणु है, तो वैसे ही आपके अंदर भीतर एक ऐसी चीज़ है, जो ठीक करने वाला भी आप उसको कोई एक ऐसी चीज़ कह सकते हो। आपके भीतर एक जीवाणु इस तरीके का भी है जो ठीक करने वाला हो। रोग से ज़्यादा कंटेजियस ये ठीक करने वाला जीवाणु है और ये एकदम भौतिक अभिव्यक्ति है आपकी चेतना की। ये जो जीवाणु जिनकी बात करते हो या कुछ भी है, ये ये एक्सप्रेशन माँ ये कह रही है, अब आप नाम देते रहो इसको, कि ये माइक्रोब है, ये है, ये है। बहुत ज़्यादा जो कामना जिसके लगी रहती है या कोई व्यक्ति इस तरीके का है, उसके अपने जीवन के भय हैं, ये हैं, उनकी संगत के अंदर जाके आप तुरंत महसूस कर सकते हो कि वो क्या है। वो चारों तरफ वही चीज़ लिए रहता है। तो इसलिए वो व्यक्ति कहीं भी जाता है, वो वैसी स्थितियाँ बना लेता है अपने तरीके की। बढ़िया स्थान के ऊपर जाएगा, वहीं भी अपनी चुगलियाँ करनी शुरू कर देगा। उस स्थान को नर्क बना देगा। अब देख लो ये क्या-क्या बात है। नहीं वह अपने आप को भौतिक ज्ञान और उसके व्यावहारिक परिणामों तक सीमित रखेगा या फिर जीवन तथा मनुष्य तथा मन के उस ज्ञान तक ही सीमित रखेगा जो इस विचार पर आधारित है कि जड़ तत्व या भौतिक ऊर्जा हमारा आरंभ बिंदु है। उस ज्ञान पे सीमित नहीं रखेगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जहाँ उसको ज़रूरी होगा वो काम में ले लेगा उसको बस, पर एक साधन के रूप में। अब कितनी टैक्सी है, कार है, कितने साधन बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, सारों को काम में लेते हो, कौन से उनके से कोई यथायोग्य तरीके से वही एक कोई कार में बैठे, कहीं वो अगर ब्रेक डाउन कर गई, आप कहे छोड़ो यार पैदल चल लेंगे, अपने को क्या दिक्कत है? ट्रैफिक के अंदर आप फँस गए, कोई टैक्सी लेके जा रहे हो, भैया तेरे ये पैसे पकड़ पूरे दे दिए, अब तू आता रहना, मेरे को मतलब नहीं है तेरे से।
और वही यदि आप इससे बंध गए तो आप कहें मेरे को तो ये चाहे जिंदगी मेरी तो इसमें कट गई, ये कार नहीं खुलेगी तो मेरे को तो मरना ही पड़ेगा इसके अंदर। यही बात हो रही है आपके विज्ञान के साथ। आप उसमें बैठ गए, साहब ये तो आपको अब मुर्दा घाट तक छोड़ के ही आएगी, मृत्यु तक इसी टैक्सी के बंध गए आप। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखो, ये तो विज्ञान ठीक है ना, क्या दिक्कत है? आप चप्पल भी काम में लेते हो, आप हार्पिक भी काम में लेते हो, आप एसिड भी काम में लेते हो, साबुन भी काम में लेते हो, भोजन की भी सामग्रियाँ काम में ले सभी तो काम में ले रहे हो, यथा योग्य तरीके से। पर आपका जूता है वो पाँव में होना चाहिए, सिर पे थोड़ी होना चाहिए। आप सिर पे चढ़ा लोगे और जो सिर के ऊपर चढ़ाने की चीज़ है, भगवान की मूर्ति है, उसको पाँव के नीचे रखोगे तो ऊपर-नीचे हो गई ये चीज़ें। एक अध्यात्म प्रधान संस्कृति, जीवन मतलब प्राण, प्राण शक्ति और जड़ तत्व पर क्रिया करने के लिए स्थान बनाएगी, अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों के लिए। ऐसे नए और पुराने मनोवैज्ञानिक विज्ञानों और परिणामों के लिए, जो आत्मा को प्रथम मूल सत्य के रूप में मानकर उससे आरंभ करते हैं और आरंभ करते हैं मन तथा उस चीज़ की शक्ति से, जो मन से महत्तर है। और ये कह के ऐसा नहीं है कि डिटेल में काम नहीं करते। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, दुनिया में कहीं इसकी कल्पना नहीं थी। उससे पहले सारे के सारे औज़ार, उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी चीज़ें हैं, वो भारत में थी। प्लास्टिक सर्जरी है, आपके कोई अंग को ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी तो यहाँ हुई थी भई। यहाँ से देख के वो लोग लेके गए। ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ छापी। एक गाँव के अंदर एक वैद्य ने ये काम किया। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के अंदर छपी। वो छपने के बाद उन्होंने कहा, "अरे! ये क्या है?" वो आके उन्होंने ये देखी। तो वहाँ कोई ये सर्जरी करना और करना ये थी नहीं भई। उनको टॉर्चर से फुर्सत हो तो ना, उन्होंने जिन चीज़ों का निर्माण किया कि और ज़्यादा पीड़ा कैसे दी जाए, टॉर्चर के ऐसे साधन निकाले जो भारत कल्पना नहीं कर सकता उनकी। इस चीज़ में तो डेफ़िनेटली माहिर हैं ये। इस चीज़ के अंदर भारत कहीं है ही नहीं, इस रेस में ही नहीं है भारत। यहाँ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती और वहाँ आप देखो इम्पेलमेंट, एक शार्प चीज़ है उसके ऊपर आपको बिठा देंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपके सिर के अंदर से निकल जाएगी तब तक और खून टपकता रहेगा, कौवे वगैरह आपको आके नोचते रहेंगे। ये मतलब इन्होंने जो-जो साधन निकाले तकलीफ देने के, पीड़ा देने के, टॉर्चर करने के, थोड़े से लोगों का पेट भरने के लिए पूरे विश्व को रक्त रंजित कर दिया। जहाँ गए खून फैलाया। इनके पास फुर्सत कहाँ थी अच्छी चीज़ की? इनको तो पता ही नहीं था बनाएँ कैसे, लूट-पाट से फुर्सत हो तो बनाएँ। अब ये फैक्ट्स आने शुरू हो गए कि कितने पैसे ये यहाँ से लूट के गए थे, ये क्या थे? और फिर भी अकल नहीं आ रही। ये धन संपदा इकट्ठी क्यों हुई? किस आधार पे हुई यहाँ? कहने का मतलब आध्यात्मिकता कोई हवा में नहीं रहती। एक-एक डिटेल में जो ये प्रवेश कर सकती है, सामान्य बुद्धि तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप एनालाइज़ करोगे तो खाली प्योरली फिज़िकल के आधार पे एनालाइज़ करने की कोशिश करोगे, जबकि कोई भी चीज़ फिज़िकल है नहीं। आप उसके प्राण तत्व को भी देखोगे, उसके मनः तत्व को भी देखोगे, अंतरात्म तत्व को भी देखोगे। ये सारे देखोगे तब तो कोई चीज़ का पता करोगे। एक फूल की आप पंखुड़ियों को तो एनालाइज़ कर रहे हो। माँ कह रही है ये डिवोशन है, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है। वो वाला तत्व तो चूक गया। वो चूक गया तो फिर बाद में बचा क्या? मनुष्य की जो भावनाएँ हैं, आपसे जो संबंध है, वो चूक गया और उसके हाथ-पाँव का एनालिसिस कर रहे हो। भई आपकी जिसके प्रति भावना है पिता से, माता से, आपके जो कोई मित्र है उससे, तो प्रेम तो शब्द ही हट जाएगा आपको अगर केमिकल एनालिसिस में देना शुरू करूँ, कि भई देविका जी के ये इतना किलो वज़न है, मांस इतना है, हड्डी इतनी है। आप कहे यार ये डिटेल हटा, जी घबराने लग गया इससे। और दोबारा आपको मेरे पास ये डिटेल लेके मत आना। मेरे को इस कोई डिटेल नहीं चाहिए इस तरीके की। और वो खुश होता है इस तरीके की, मैंने बताई है इनको चीज़ें तो। आध्यात्मिकता को क्या सेंस? ये छोटा-सा भी उदाहरण आपको एक कैसी घिन्न पैदा कर देता है, पर विज्ञान ठीक यही चीज़ कर रहा है।
और हम नतमस्तक हैं। डीपर चीज का कोई सेंस नहीं है। और आपके सो कॉल्ड ये जो जो ये आध्यात्मिक लोग हैं, वो भी इसमें कोई उत्तर नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम तो इससे पलायन, हमको मतलब नहीं है। माँ और श्री अरविंद तो ऐसी बात नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं अरे हमको सारों से मतलब है, पर उसका यथास्थान। कला और कविता का प्राथमिक, अब पहले तो दर्शन हो गया, अब ये कला और कविता का प्राथमिक उद्देश्य है मनुष्य और प्रकृति की ऐसी प्रतिकृतियां या छवियां बनाना जो सौंदर्य के बोध को संतुष्ट करे और कलात्मक रूप से जीवन के बारे में बुद्धि के विचारों और उसके प्रति कल्पना की प्रतिक्रियाओं को मूर्त रूप प्रदान करे। आर्ट का ये काम है। परंतु एक आध्यात्मिक संस्कृति में वे भी अपने लक्ष्य में मनुष्य और प्रकृति में छिपी महत्तर चीजों का, अब क्या है देखिए, आर्ट के अलग अलग स्तर हैं, जिसमें पहले किसी समय हूबहू कोई चीज उकेरना, जब फोटोग्राफ नहीं थे तब उसकी कोई उपयोगिता हो सकती है। आज जब आप फोटो ले सकते हो, तो अब हूबहू किसी का चित्र बनाना, किसी मनुष्य का या किसी स्थान का, कोई और का, आप सिखाने के लिए तो बच्चे को कि भैया तेरे को ऐसे बनाना है, ऐसे कि हूबहू शिक्षा का तो अंग हो सकता है, पर एक्सप्रेशन का अंग तो है नहीं कि ये कलाकार है तो ये क्या करता है। ये इतना बढ़िया इसने अंगूर बना दिया कि कौवे भी इससे या पक्षी भी जो इससे जो है भ्रमित हो गए और वो आके बैठ गए उसके ऊपर। यार इसने तो एकदम हूबहू बना दिया, पर ये कला नहीं है। ये तो लोएस्ट फॉर्म है, ये कला नहीं। तो कला क्या कर रही है? जो चीजें आंख नहीं देख पाती, उन चीजों को निकाल के लेके आना। इससे आध्यात्मिक नहीं हो गए? कलाकार जो है अपने भाव, अपनी चीज, जैसे एक फोटो किसी ने खींची, फोटोग्राफर ने, बहुत बड़ा कोई एक सम्मेलन है, कोई आयोजन है, उसमें सारे के सारे लोग जो हैं, आजकल तो कोई महात्मा जी के पास गए, कहीं भी गए, डायरेक्टली तो देख ही नहीं रहे, कैमरे की स्क्रीन से उसको, मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने करेंगे, उसकी वीडियो, फोटो बनाते रहेंगे, एक्चुअल मोमेंट को जी नहीं रहे। तो किसी फोटोग्राफर ने फोकस किया एक ऐसे बच्चे या एक व्यक्ति के ऊपर, जो बिल्कुल आराम से यूँ खड़ा था और सारे मोबाइल से उसको फ़ोटो ले रहे हैं, वो अकेला यूँ अलग खड़ा होके आराम से उस मोमेंट को जी रहा है। अब उसने फ़ोटो किस चीज़ की ली? एक विचार की ली। ये कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया, पर एक विचार लिया उसने। कला ये काम कर सकती है। कला आपके भाव है करुणा का, दया का, या डीप कोई आपके बड़ी पीड़ा है, वो क्षण आप दिखा सकते हो। तो आप इसके लिए कई त्रासदियाँ होती हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं। जैसे बहुत प्रचलन के अंदर आया, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर ये छपा कि एक गिद्ध बैठा बच्चे का इंतज़ार कर रहा है, ये कब मरे, और बच्चे की अंतड़ियाँ दिख रही हैं। यूँ तो फ़ोटो क्या दिखाना चाह रही है, और यूँ उसने एक बहुत बड़े सत्य को आपके सामने ल पर ये कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया, ये तो जीवन का ही विवेचन चल रहा है अभी तक, और वो भी लोअर स्तर के ऊपर। इससे ऊपर की आर्ट, इसके अंदर जो कलाकार है, वो सामने वो चीज़ है या नहीं है वो नहीं, उसके मन में जो चीज़ है, वो अपने कैरेक्टर के अंदर डाल देता है। ये उसके ऊपर की आर्ट हो गई। आप उस चीज़ को जो आपके मन में विचार है, वो उस चेहरे में डाल दोगे, उस एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसके अंदर डाल दोगे, कि आपका मन कैसे भ्रमित करता है। उन्होंने एक ऊपर से फ़ोटो ली, रेगिस्तान के अंदर ऊँट चल रहे हैं, तो शैडोज़ जो हैं, वो किस तरीके से है, वो ऐसे दिखाया है यार एक्चुअलिटी तो ये है, और शैडो को आप रियल मान के बैठ रहे हो, तो अरे ऐसे भ्रमित होता है आपका आपकी बुद्धि। या फिर आप अंदर भीतर कोई आपकी चीज़ है, उसको कला के अंदर उकेर दिया। ये हाईएस्ट तरीका है पश्चिम का। भारत का इससे उल्टा है। यहाँ से वो शुरू कर सकता है, इसका जो हाईएस्ट है पश्चिम का, इसको अपने पायदान के रूप में काम में लेता है, पर इसको भी क्योंकि इसका उद्देश्य अलग होता है भारत का, इसको चेंज कर देता है।
वो उस मूर्ति के अंदर कान की, आँख की, नाक की डिटेल्स को एकदम सबड्यू कर देगा, छिपा देगा और उसमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ लेके आएगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा रूपक दे देगा, जैसे गीता अश्वत्थ का रूपक देती है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाक जो पत्ते वगैरह नीचे। आप कहिए ये क्या रूपक है? क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। ये जो अश्वत्थ है, इसका आप ऊपर से तो आप आपने ये चित्रण किया सपोज़, ये तो उल्टा कर दिया। पश्चिम तो करेगा नहीं ये चित्रण, अगर करेगा, तो भी विवेचन भौतिकी करेगा उसका। यहाँ आपने विवेचन चेंज कर दिया इसका। तो यहाँ बुद्ध की प्रतिमा देखो आप, उसको चेहरे से उससे मतलब नहीं है, आँखें ऐसी बनाएगा जो आपकी सोल स्टेट को वहाँ ले आएगी। ये अंतर आ जाएगा, जीवन को आप भौतिक तरीके से देखते हो या इस तरीके से देखते हो। पहले तो इनको सेंस भी नहीं था कि इंडियन आर्ट क्या कर रही है, यहाँ का संगीत क्या कर रहा है। अब सोचिए कि आप ऐसे इस तरीके से प्रवेश करें इसके अंदर, ये कहाँ लेके चला जाएगा? ये तो हमने विवेचन किया ही क्या है? ये तो श्री अरविंद की कृपा है जिसके कारण हम ये 4 शब्द बोल पाते हैं। वो जिन चीज़ों के ऊपर अंदर गए हैं, परंतु एक आध्यात्मिक संस्कृति में वे भी अपने लक्ष्य में मनुष्य और प्रकृति में छिपी महत्तर चीज़ों का और गहनतम आध्यात्मिक और वैश्विक सौंदर्य का प्रकटीकरण बन जाती हैं। वैश्विक सौंदर्य। बुद्ध की प्रतिमा के अंदर वो कह रहे हैं विश्व की सारी करुणा, वैश्विक करुणा, बुद्ध किसको सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे? विश्व के अंदर और आपके जो करुणा है। और बच्चा किसको सिग्निफाई कर रहा है? भावी जो मानव जाति है। माँ किसको सिग्निफाई कर रही है? वो मानव जाति जो किन्हीं चीज़ों में अभी मैच्योर हो चुकी है, पक चुकी है। वो भक्ति के अंदर बच्चे के हाथ को अपने हाथों में लेके और ये जो वैश्व करुणा है, डिविनिटी है, उसको ऑफर करने का प्रयास कर रही है। दोनों एकजुट हो रहे हैं। वो कितना सुंदर वर्णन है आप ये देखिए। पश्चिम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। अब बताओ आपको अगर वो एक खाली एक तो वर्णन ये है, एक वर्णन ये है जीवन का। जीवन कितना एक मतलब एक छोटी-सी चीज़ से आप ये देख सकते हो कितना अंतर। यही हमारे जीवन का अर्थ हो सकता है, इतना महत्व हो सकता है हमारे जीवन का और वही एक मेंढक की जैसे जी के चले जाएँगे। मेरा परिवार, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ड्यूटी। ये बातें तो मेरे ख्याल से इतनी ये भी करते हैं जिनके कबीले होते हैं, मधुमक्खी, कुत्ता, बिल्ली। अरे भैया आपके भीतर ये चीज़ है, ये करके उनका कल्याण बेटर कर पाओगे। मानव जीवन के प्रथम रूप में राजनीति, अब ये दूसरे इन चीज़ों पे भी आ गए। एक-एक डिटेल ले रहे हैं श्री अरविंद, जिसमें कविता की। अब ये तो ऐसे-ऐसे विषय हैं, ये इंडियन कल्चर के अंदर खोले हैं। इसमें लिए हैं या नहीं लिए मेरे को नहीं पता। पर अपनी जो नटराज वाली पुस्तक है, उसमें ये हैं। सनातन धर्म वाली में नहीं है। क्योंकि जानबूझ के उसमें खाली अपने एक बेसिक ढाँचा, एक फ्रेमवर्क इस संस्कृति का समझ में आए और ये धर्म का मूल समझ में आए। फिर आप सारों के भीतर प्रवेश कर सकते हो अगर वो मूल समझ में आ गया तो। तो इसलिए खाली अपन ने उस ढाँचे को अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें तो खाली ये है। बाकी कला क्या करती है, संगीत क्या करता है, साहित्य क्या करता है, स्थापत्य क्या करता है, राजनीति क्या कर रही थी, ये सारों की जो चर्चा है, वो जिसके ऊपर अपनी ये नटराज वाली मूर्ति है, उसमें पूरा मास्टरफुल तरीके से इसको डील किया गया है। मानव जीवन के प्रथम रूप में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था बस एक ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा मनुष्य सामूहिक रूप से रह सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, शारीरिक, प्राणिक और मानसिक कुशलता में प्रगति कर सकते हैं। ऐसे रूप हमको मिलते हैं। ग्रीक कल्चर ने एक तरीके से किया, आपके चाइनीज़ ने एक तरीके से किया, रोमन्स ने एक तरीके से किया और अलग-अलग संस्कृतियों के हमको कुछ के मिलते हैं अवशेष या उसकी हिस्ट्री। परंतु आध्यात्मिक उद्देश्य इन्हें और ये तुलना करी भी गई है इन सारी संस्कृतियों की और अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक उसमें बहुत अच्छा विवेचन है इस सारे का। इन्हें इससे कहीं अधिक कुछ बना देता है अगर ये उद्देश्य हो तो। पहले तो
जीवन की एक ऐसी रूपरेखा बना देता है जिसके भीतर मनुष्य अपने वास्तविक स्व और दिव्यता की खोज और उसमें विकास कर सकता है। तो यहाँ राजनीति जो है, राजा बन रहा है वो अपने धर्म के पालन के लिए बन रहा है, न कि कामनाओं की पूर्ति के लिए। और उसको अनुशासन में रखने के लिए कि जो प्रजा के जो पाप हैं, उसका आधा भागी तू है। अब कौन राजा बनना चाहेगा? और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें उसके ऊपर कि अगर वो प्रजा के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो प्रजा को ये पूरा राइट है कि उसको सड़क के ऊपर ले आए और कुत्ते की जैसे मारते-मारते मार डाले। ये प्रचलन में थी। राजा सोच नहीं सकता कोई इधर से उधर। इनफैक्ट उनके चिंता ये है कि मेरे देश के अंदर, मेरे राष्ट्र के अंदर सब सुख से हैं या नहीं है? ये तो कल तक की कहानी है कि भेष बदल के जो हमारे राजपूत वगैरह हैं जो, वो घूम रहे हैं साहब कि किसी को पीड़ा तो नहीं है। ये तो कोई बहुत पुराना इतिहास मैं नहीं बता रहा। और ये सारे तो आपके ये जो पुस्तकें हैं अब, उनमें आप साफ-साफ देख सकते हो। और ये जितने उदाहरण आपको मिलते हैं कोई एक विशेष के लिए नहीं, ये लगभग सारों की कि अगर है तो वो वैद्य है तो ये मिनिमम तो ये होगा ही। आज भी कोई पुराना वैद्य है, वो कह देगा यार इससे ज़्यादा मेरे को नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उसको पुरानी जो चीज़ है, वो उसको टटोल लेगी कि तेरी शिक्षा इसके लिए थोड़ी है, तेरी जो विद्या है, इस चीज़ के लिए थोड़ी है। वो स्वयं ही जिस परंपरा से आ रहा है, उसको वो धिक्कार देगी, ना भैया ये नहीं कर पाऊँगा। अगर पैसा भी ले लूँगा तो चीज़ में खोट नहीं करूँगा मैं। ना, ये तो नहीं। ये तो आज की पद्धति है, जो उसको खाली वैद्य कहाँ रहा, अब तो पैसा कमाने का उसको जो रोग है वो लग गया। तो वो पुड़िया के अंदर स्टेरॉइड्स मिला के देगा, या दुकान से वो कोई चीज़ें मँगा लेगा, कह रहा है पुड़िया मैं बनाऊँगा। उसमें उसको पीस के कोई भी चीज़ करता है और जो चीज़ मँगाता है वो डब्बियाँ वापस उस दुकान के ऊपर वापस पहुँच जाती हैं। रेगुलर काम है ये। तब कह रहे आयुर्वेद ऐसा हो गया। अरे समस्या आयुर्वेद की नहीं है। समस्या ये है कि ये इस पश्चिम की संस्कृति ने आपको जो दूषित कर दिया, जो आपके अंदर यूटिलिटेरियनिज़्म आ गया, उपयोगितावाद आ गया। आपकी छाती पे हाथ ही नहीं आता कि आप कितने नीचे जा सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। इस पाताल की कोई लिमिट नहीं है। भारतीयता ने इसको हमेशा ही इस पे सबसे पहले कंट्रोल किया, इसलिए कोई जेल की आवश्यकता नहीं। ये थोड़ी कि मन, प्राण, शरीर अलग थे उस ज़माने में। मन भी ऐसा ही था, प्राण भी ऐसा ही था। ये थोड़ी कि जीभ भोजन को देख के उसको लपलपाती न होगी। शिक्षा थी, तुरंत कंट्रोल वहीं कर लेती थी। व्यक्ति के अंदर ही अपना अगर कंट्रोल सिस्टम बैठा हो, ये बताइए आप सोचिए। मतलब हर व्यक्ति के अंदर उसका कंट्रोल सिस्टम है, तो आपको और बाहरी कंट्रोल की आवश्यकता क्या है? यूँ तो आप वो जितना दूषण फैलाएगा समाज के अंदर, सबके लिए आपको बार-बार, बार-बार हर घर के अंदर एक वाटर फ़िल्टर आपको प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा। वहीं से जो स्रोत है, वहीं प्यूरीफाई करके दे दो यार। अब ये बेसिक बात है, ये इनको समझ नहीं आ रही। जो स्रोत है, जो सप्लाई है, वहाँ से साफ करके दे दो सारों को। पर उससे तो बनेगी नहीं ना बात। उससे तो हमको क्या मिला? तो सारी चीज़ें जो आपके हैं, इवन एनर्जी जो दे रहे हैं, जो वेस्टेज है, तो ये किस चीज़ की शिक्षा कर रहे हैं भई? ये बेसिक सी बातें हैं। ये स्कूलों में क्यों नहीं? कोरोना के समय ऑटोमैटिकली वातावरण कह रहे हैं 100 साल में इतना साफ नहीं हुआ जितना हो गया। तो फिर बाद में ये किस वातावरण की पढ़ाई करवाते हैं? जब सीधा-सीधा इनको मिल गया, 1 महीने का राशन बाँट दो और तुम इतना ज़बरदस्ती खर्चा कर रहे हो। भई ये तो इनको पता चल ही गया कि किस चीज़ से आपके ये हो रहा है। फिर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? किस चीज़ का शोध कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये सब पैसा एकदम बर्बाद है। न कोई बुद्धि लगा रहे, न कोई और चीज़ लगा रहे। फिर कह रहे इसमें एआई जो है वो हमको इससे अरे एआई क्या कर लेगी? तुम मत करो, ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दो वहाँ का। मनुष्य जहाँ जा रहे हैं वो अगर ऊपर भी जा रहे हैं, मानसरोवर में भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं अब प्लास्टिक मिलना वहाँ शुरू हो गया। तो गंदगी तुम फैला रहे हो, एआई क्या करेगी इसके अंदर? एआई और दूषित कर देगी। प्रश्न दूषित करने का नहीं कर रहे आप। प्रश्न तो ये है अब सफाई हम इसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से कर लेंगे। अरे यार! मतलब हम सफाई मतलब गंदगी फैलाना बंद करेंगे, ये इसकी चर्चा ही नहीं।
सारा समुद्र है वो हमको बिलॉन्ग करता है, सारा जगत हमको बिलॉन्ग करता है, हम उसको काटें, खाएँ, कुछ भी करें। धरती हमारे लिए है, ब्रह्मांड हमारे लिए है, दूसरे ग्रह भी हमारे लिए हैं, सब हमारे लिए है, हम खा जाएँगे इसको। ये तो बौद्धिकता है हमारी। पश्चिम से प्रभावित होके आप निश्चित रूप से यहीं जाओगे, कोई भी अगर धीरे से भी उसको पकड़ लेते हो, कोई मशीन चल रही है, अगर आपकी टी-शर्ट का एक छोटा-सा भी कॉर्नर पकड़ लेगी, पूरे को निगल जाएगी आपको। एक्सीडेंट्स देखते हो ना आप? मैंने तो थोड़ा-सा बस यही किया था, थोड़ा-सा मैंने बस यही किया कि शिक्षा के अंदर रूम्स ऐसे हों, स्पेशलिस्ट आके मेरे को बता दे। स्पेशलिस्ट भी कौन हो, अगर गोरी चमड़ी का हो तो ज़्यादा बढ़िया। तो आपका वो थोड़ा-सा पकड़ के धागा पकड़ेगा, या तो अगर आपको नहीं निगल जाएगा तो पूरे को नंगा कर देगा। धागा उधेड़ के, पर कम से कम आपको, आप बचे रहोगे। ये अगर आपकी कोई ऐसी रही, तो आप बच जाओगे, पर नंगा कर देगा। आपके जीवन के वैभव सारे चले जाएँगे, जो कि भारतीय संस्कृति का कर ही दिया। मूल आत्मा को नहीं टच कर सके, नंगा तो कर ही दिया। आपके दिवालियापन लिया है हर चीज़ के अंदर। पूरा दिवालियापन है, सोच-समझ का पूरा दिवालियापन। साइकिक की बात करेंगे, और ये प्रश्न जो दूसरी क्या, हाँ, वो तो कोई हमको उपचार कर ही नहीं रही सामान्य शिक्षा। आप ये करो, ये दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? उस पे प्रश्न नहीं करेंगे, इस पे प्रश्न करेंगे, तो ये तो पूरा-पूरा ही दिवालियापन है। ये प्रश्न नहीं कर रहे, ये बात क्या चल रही है? राजनीति में ऐसा क्यों चल रहा है? जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है? भोजन शुद्ध नहीं, और क्या हमने बहुत विकास कर लिया? हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं। परिवार का जो स्ट्रक्चर है उस वो खंड-खंड हो गया। एक-दूसरे के प्रति आँखें जो है आपकी वो दूषित हो गई। भाई-बहन के बीच में ही दूषित हो गई, और दूसरी तो बातें छोड़िए। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कह रहे भई ये तो सिस्टम गलत है। ये सिस्टम जो है, एनसीईआरटी का चीफ ये कह रहा है कि भई ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये गड़बड़ है। या फिर जो-जो प्लानिंग आपने बड़ी शिद्दत से जो प्लानिंग करके जो आपके, इससे तो आप पिंड कैसे छुटाएँ? समस्या में आ गए। दूसरे, जीवन में सत्ता के दिव्य विधान की अधिकाधिक अधिकाधिक साकार रूप देता है। तीसरे, मानव जाति की उस दिव्यतर प्रकृति के प्रकाश, शक्ति, शांति, एकता, सामंजस्य की ओर सामूहिक अग्रगति, जिसे मनुष्य जाति विकसित करने का प्रयास कर रही है। ये आगे का, कि मनुष्य जाति का भावी कार्य क्या होगा? एक आध्यात्मिक संस्कृति से और आध्यात्मिकता को जीवन पर प्रयुक्त करने से हमारा यही तात्पर्य है। यही तात्पर्य, न तो इससे कुछ अधिक, पर न ही इससे कुछ कम। अपनी समस्त संभावनाओं में यही। आपकी राजनीति इसमें आनी चाहिए, अर्थतंत्र इसके अंदर आना चाहिए, आपकी वाणिज्य व्यवस्था सारी टोटल जीवन इस पे आना चाहिए। व्यापार है, परिवार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब टोटल इस पे आ जाना चाहिए। वैभव निकल के आ जाएगा, भीतर की आपके जो निधियाँ हैं, वो सब निकल के आ जाएँगी। और इसमें गड़बड़ हो, आपके पास सारी सुख-सुविधाएँ हो, भीतर से आप तकलीफ में हो, क्या करो उस घर का? आदमी को काटने दौड़ता है वो घर। और वो वही भीतर से एकदम प्रसन्न हो, तो आप स्ट्रॉ के ऊपर लेटे हुए हैं, तो भी ऐसा सुखद आपको लगता है कि वाह! क्या चीज़ है। तो बात तो भीतर की है। अंतरात्मा का खंडन करके व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता, सीधी बात ये है। पर ये कहने से नहीं, एक-एक अंग में जीना पड़ेगा इसको। हम समझ गए आध्यात्मिकता, और इसका मतलब ये बस पलायन करके चले जाओ। हम कभी हॉस्पिटल में भी नहीं जाएँगे, या हॉस्पिटल में जाते हो, देखो ये तो विज्ञान का सहारा ले रहा है। यार ये क्या बात हुई? क्या हमने शल्य चिकित्सा को उत्पन्न नहीं किया? क्या जितने भी तरीके हैं चिकित्सा के, हमने उनको डेवलप नहीं किया? ऐसी क्या बात कर रहे हो? जिसको आप सो कॉल्ड विज्ञान कह रहे हो, या आप जिसको कह रहे हो ये डॉक्टर्स कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये तो वैद्य जानते थे, करते थे वो ये चीज़ें। इनफैक्ट जीवन लंबा होगा आपका, तब जाके तो आपके ये सुप्रामेंटल की आप कोशिश करोगे, 50 साल में मर जाओगे, 300 साल लगेंगे आपको मान लो चैत्य लाने के लिए। आपके तो कभी होगा नहीं, आप कैसे कर पाओगे? तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मनुष्य जाति की।
कि ये हो तो हम दिव्य जीवन की बात करें। ऑलरेडी बच्चा है, वो बेचारा एलिमेंट्स लेके या ऐसी समस्याएँ लेके पैदा हो रहा है, फिर क्या दिव्य जीवन की बातें करो। तो ये अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चीज़ें होना, ये तो आध्यात्मिकता की आवश्यकताएँ हैं और ये होगा। पर ये पश्चिम के तरीके से नहीं, हाँ, उनमें पर ये नहीं कि पश्चिम की चीज़ें बंद कर दी, उनमें से अगर कोई हमको चीज़ जचती है, तो भारतीय स्पिरिट में उसको लिया जा सकता है, ये भी नहीं। नहीं, लोग ये मूर्खता कर बैठते हैं। श्री अरविंद ने कहा उसमें आपको जो सही लगे, अपने तरीके से आत्मसात करो उसको। यहाँ कोई सेंटेंस या कोई चीज़ मैंने तो कोशिश ये करी है कि इसके जितने एग्ज़ाम्पल्स दिए जाएँ या जितना इसको एकदम प्रत्यक्ष कर दिया जाए, इसके डिस्कशंस और बहुत हैं इस चीज़ के। अपनी जो नटराज वाली जो पुस्तक है, भारतीय संस्कृति वाली, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता। ये टाइटल है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। ये धर्म का और इस संस्कृति का स्ट्रक्चर दिया गया है। देविका जी, इसमें कोई बात है? नहीं पंकज भाई, बिल्कुल क्लियर है ये। बस ये डिटेल के मंथन करने की बात है कि कैसे जीवन के सारे दृष्टिकोण को चेंज कर देगा ये। हाँ जी। और भारत की सारी डिटेल श्री अरविंद लेके आ रहे हैं। श्री अरविंद ऐसे ही नहीं छोड़ रहे कि एक लेख लिख दिया। उन्होंने डिटेल के अंदर की, ये देखो मूर्ति के अंदर ये चीजें होती है। मतलब उन्होंने 6-7 चीजें दी उसके अंदर कि जब आप एक मूर्ति बनाते हो तो इसके अंदर वर्णभंग है या ये है या ये है, ये कई से उन्होंने लिस्ट दी है और एक-एक का विवेचन किया है। श्री अरविंद जितना डिटेल में गए हैं तो उतनी तो हमको जाना ही चाहिए। मतलब कम से कम उतना अध्ययन करके उसको कुछ तो महसूस करना ही चाहिए। श्री अरविंद ने कहीं भी कोई यो गोल-मोल करके नहीं छोड़ दिया, तो मतलब वो इतना पेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिटेल में जाना ज़रूरी है। अगर आप शुद्धिकरण चाहते हो या आप अगर डिविनाइज़ेशन चाहते हो, रूपांतर चाहते हो, तो आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। खाली सैद्धांतिक रूप से कर लिया, उससे नहीं होगा। एक-एक क्षण आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। एक-एक काम, एक-एक चीज़, एक-एक भाव, एक-एक आपके सत्ता का पार्ट। श्री अरविंद ने सारी चीज़ दी है और अपन ने सारी को समाहित करके इसमें जो ये पुस्तक है, उसमें आई है ये। विवेक, कोई बात है? नहीं भैया। इन उदाहरणों से आप अब ये आप देख सकते हो। ये तो मैंने छोटे-छोटे यूँ ही कि किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बस। नहीं तो सेंटेंस से इतना डायरेक्टली निकल के नहीं आता। इससे हाँ, दीपक जी? ठीक है, इसे और सुनने की हमें ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो पहले ये एक आम धारणा ये है कि भारतीय संस्कृति तो मतलब ठीक है, एक वर्णन के रूप में है। सारों का यही था कि भई ठीक है, एक वर्णन है, इसका मतलब क्या करें? देविका जी भी कह रही थी कि शुरू में तो यही लगता था कि और तो ठीक है, आप सिंथेसिस पढ़ते हो या फिर आप लाइफ डिवाइन पढ़ते हो, तो ऐसे लगता है बड़ी फिलोसॉफिकल तरीके की बात है। इंडियन कल्चर है, ठीक है, एक वर्णन है। अरे वर्णन नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक साधना का दृष्टिकोण नहीं होगा, समझ ही नहीं सकते वर्णन क्या है। तो ये एक आम धारणा है। ये बहुत एक एक इस तरीके की, और अगर कोई थोड़ा बहुत कहेगा तो भी ये कहेगा देखो हमारी संस्कृति में व्रत है, त्योहार है। पीपल के जल चढ़ाने से उसमें से ये होता है, वो आप भौतिक तरीके से उतार लाते हो। ये साइंटिफिक है। घंटा जब बजता है, तो शरीर ठीक रहता है। ये उससे उपवास करना बड़ा साइंटिफिक है। आपने अपने स्तर के ऊपर उतार ली ये चीज़ें। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री